बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा की सफ़ों में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रा के नापाक अज़ाइम को कैसे नाकाम बनाता रहा। मेरी ये सच्ची दास्तान सुनने के लिए गाजी चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बिला तख़ीर पहुँचती रहें। चौथे रोज़ दिल्ली सेक्रेटेरिएट से मेरे ख़त का जवाब आ गया। ये ख़त डिफेंस सीक्रेट चीफ सुरिंदर कोहली की तरफ से मेरे नाम लिखा गया था। इसमें मेरी तजवीज़ को पसंद किया गया था और कहा गया था कि तुम जब और जिस वक्त चाहो मिसाइलों के अड्डे का मुआयना कर सकते हो। साथ ही पृथ्वी मिसाइल सेंटर के इंचार्ज ब्रिगेडियर श्यामा प्रसाद के नाम एक ख़त भी मुंसलिक था। इस ख़त की एक नकल ब्रिगेडियर श्यामा प्रसाद को भी भिजवा दी गई थी। ख़त में इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ब्रिगेडियर को यह हिदायत की गई थी कि L-211/T के सीक्रेट ऑफिसर धर्मचंद को मिसाइलों के लॉन्चिंग पॉइंट पर आने और मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। ये ख़त पढ़कर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने यह ख़त SP मेहता को दिखाया और कहा कि मेरे लिए पृथ्वी मिसाइल सेंटर जाने का फौरी इंतज़ाम किया जाए। उसी वक्त एक स्टेशन वैगन आ गई। उसमें एक ड्राइवर पहले से बैठा मेरे इशारे का मुंतज़िर था। यह ड्राइवर खुफिया पुलिस का था। उसे मिसाइलों के अड्डे की सही लोकेशन का पता था। मैं उस वक्त खद्दर के कुर्ते पजामे में मलबूस था। ऊपर मैंने गर्म कोट पहन रखा था क्योंकि पंजाब में सर्दियों का मौसम अब शुरू हो चुका था। खुफिया पुलिस की गाड़ी जलंधर शहर से निकलकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गई। GT रोड पर कोई 20-30 किलोमीटर सफ़र करने के बाद गाड़ी एक जगह कच्ची सड़क पर मुड़ गई। यहाँ से देहात का इलाका शुरू हो जाता था। हम कई देहात के करीब से गुजरे। मुझे इतना मालूम था कि पृथ्वी मिसाइलों का खुफिया अड्डा जोगीवाल गाँव के आसपास ही है। मैंने ड्राइवर से पूछा, जोगीवाल गाँव यहाँ से कितनी दूर है? वो बोला, सर 10-15 मील होगा। हम उसी तरफ जा रहे हैं। कुछ देर बाद एक ऊंचे टिब्बे पर मुझे एक गांव नज़र आया जो दरख्तों में गिरा हुआ था। ड्राइवर ने बताया कि ये जोगीवाल गांव है। यहाँ से उसने गाड़ी एक वीरान मैदान में डाल दी। उस मैदान की ज़मीन से थोर ज़्यादा थी, कोई खेत नहीं था। गाड़ी 15-20 मिनट तक उसी थोर ज़्यादा मैदान में चलती रही। मैंने सामने निगाह डाली तो एक ऊंचा टीला दिखाई दिया। मैं समझ गया कि यही वो टीला है जिसके अंदर भारत ने मिसाइलों का अड्डा कायम किया हुआ है और लॉन्चिंग पैड भी इसी टीले में कुएं की शक्ल में है। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी टीले की तरफ ले जा रहा था। टीले के करीब पहुंचे तो वहां 10 फुट ऊंची खारदार तार वाली दीवार थी जिसने सारे टीले को अपने इहाते में ले रखा था। खारदार तार को दरख्तों की झाड़ियों और जंगली बेलों से ढांप दिया गया था। अभी हम उस दीवार से कुछ फासले पर ही थे कि एक जानिब दरख्तों के पीछे से 3 फौजी जवान निकलकर सामने आ गए। उनके पास अस्टेन गन्ने थीं जिनका रुख गाड़ी की तरफ था। एक फौजी ने आगे बढ़कर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। वो फौजी जवान जिसने गाड़ी रुकवाई थी तेज तेज चलता मेरी खिड़की के पास आ गया। दूसरे 2 फौजी पोजीशन लिए खड़े रहे। फौजी के कंधे पर लेफ्टिनेंट का निशान था। उसने पूछा, इस तरफ क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं सरकारी ऑफिसर हूँ और मुझे तुम्हारे ऑफिसर कमांडिंग ब्रिगेडियर श्यामा प्रसाद से मिलना है। मेरा नाम धर्मचंद है। उस फौजी जवान को शायद कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से बता दिया गया था कि इस नाम का एक आदमी आएगा, उसे अंदर आने दिया जाए। इसके बावजूद भारतीय लेफ्टिनेंट ने मुझसे मेरा ID कार्ड तलब किया और कहा, आपके पास धर्मचंद होने का कोई सबूत मौजूद होना चाहिए। मैंने भारत सरकार की तरफ से दिया हुआ सीक्रेट नंबर उसे ना दिखाया, इस ख्याल से कि हो सकता है कि लेफ्टिनेंट रैंक के इस फौजी को उस नंबर की ताकत का अंदाज़ा ना हो और उसे मालूम ही ना हो कि उस नंबर की अहमियत क्या है। मैंने कहा, हम यहाँ गाड़ी में बैठे हैं। तुम गेट पर से ब्रिगेडियर साहब को टेलीफोन पर बताओ कि धर्मचंद दिल्ली से आया है। इसके साथ ही मैंने अपने थैले में से डिफेंस सीक्रेट सर्विस के चीफ का सरकारी इजाज़तनामा निकाल कर दिखाया। लेफ्टिनेंट खत को गौर से देखता रहा। फिर खत उसने मुझे वापस कर दिया और बोला, आप लोग यहाँ ठहरें। वो टीले की जानिब चल दिया। दोनों फौजी जवान स्टेन गन्ने हमारी तरफ किए अपनी जगह पर खड़े रहे। कोई 6-7 मिनट के बाद इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट वापस आया और कहने लगा, ओके सर, आप लोग जा सकते हैं। आगे जाकर बाएं जानिब घूम जाएं। गेट पर सरकारी इजाज़तनामा दिखा दीजिएगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और हमारी गाड़ी ज़रा आगे जाकर बाएं जानिब खारदार दीवार में बने हुए गेट के सामने जाकर रुक गई। गेट बंद था। अंदर की जानिब एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था। वहाँ से एक फौजी डबल मार्च करता हुआ आया। गेट के जैली दरवाजे में से निकलकर गाड़ी के पास आकर बोला, सर अपना ID कार्ड दिखा दें प्लीज़। मैंने सरकारी खत जो छोटी सी फाइल में लगा हुआ था उसके आगे कर दिया। उसने खत को गौर से देखा, फिर दौड़कर खारदार तार वाले दरवाजे को एक तरफ से खोल दिया। हमारी गाड़ी अंदर चली गई। उस जानिब टीले के दामन में एक लंबी सी बैरक बनी हुई थी। बैरक पर खामोशी छाई थी। कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। मैंने ड्राइवर से कहा, सामने वाली बैरक के पास गाड़ी खड़ी कर दो। बैरक की एक जानिब हमारी गाड़ी खड़ी हुई तो बैरक के अंदर से एक मिलिट्री पुलिस का हवालदार हमारे पास आ गया। उसने झुककर खिड़की से मुझे देखा और बोला, धर्मचंद। मैंने कहा,
यस जवान, आई एम धर्मचंद। वो मुझे टीले की दीवार की तरफ ले गया। वहाँ ऊंची ऊंची झाड़ियाँ उगी हुई थीं। ड्राइवर गाड़ी में था। झाड़ियों के आगे टीले की दीवार में लोहे का गेट था जो बंद था और जिसके आगे 2 फौजी स्टेन गन लिए अटेंशन खड़े थे। मेरे साथ जो फौजी आया था उसने इशारा किया। दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया गया। दरवाजे के अंदर छोटी सी पुख्ता सीमेंट की बनी हुई डेवड़ी थी। यहाँ कोने में मशीन गन की पोस्ट थी। एक जानिब नीचे सीढ़ियाँ जाती थीं। मेरा गाइड भारतीय फौजी मुझे सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे एक कमरे के दरवाजे पर ले आया और बोला, सीओ साहब का यही कमरा है। ये कहकर वो वापस चला गया। मैंने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। बंद दरवाजे के बाहर किसी फौजी अफसर की नेम प्लेट वगैरह नहीं लगी हुई थी। कॉल बेल का बटन भी नहीं था। कोई चपड़ासी और अर्दली भी बाहर नहीं बैठा था। मैं एक लम्हे के लिए सोचता रहा। फिर मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से एक बारोब मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कौन है? मैंने कहा। धर्मचंद सर, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। मैं कमरे में दाखिल हो गया। छोटे से कमरे में दीवारों पर चार्ट लटक रहे थे। तो कोनी मेज़ के पीछे एक सांवले रंग का बड़ी बड़ी मूंछों वाला ब्रिगेडियर रैंक का मजबूत जिस्म वाला फौजी बैठा एक फाइल देख रहा था। उसने मेरी तरफ नजरें उठाकर देखा और पूछा, क्या तुम ही धर्मचंद हो? मैंने कहा, यस सर, मैं ही धर्मचंद हूँ। उसने उठकर मुझसे हाथ मिलाया और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और कहने लगा, हम इस किस्म की इंस्पेक्शन के आदी नहीं हैं। ये इंतहाई नाजुक मिसाइल सेंटर है, लेकिन हमें सेंट्रल डिफेंस इंटेलिजेंस की तरफ से तुम्हारे बारे में जो ख़त मसूल हुआ है उसके आगे हम मजबूर हैं, लेकिन तुम्हें अपनी शनाख्त करवानी होगी। मैंने कहा, क्या आपके पास मेरी फ़ोटो नहीं पहुंची? नहीं, ब्रिगेडियर ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा, तो फिर मेरी शनाख्त कैसे हो सकती है? ब्रिगेडियर ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास कोई खुफिया नंबर नहीं है? मैं अपना तिलिस्मी नंबर दिखाने पर मजबूर हो गया। मैंने कहा, मुझे कागज़ पेंसिल दीजिए, मैं अपना खुफिया नंबर आपको लिख कर बता देता हूँ। ब्रिगेडियर ने एक सादा कागज़ और बाल पॉइंट मेरे आगे कर दिया। मैंने उस पर अपना सीक्रेट नंबर L-211/D लिखकर उसके सामने रख दिया। नंबर देखते ही उसने बैठे बैठे अपना हाथ माथे के करीब ले जाकर एहतरामन सलाम किया और बोला, सर आप हमारे मेहमान हैं। हम डिफेंस हेडक्वार्टर की हिदायत पर पूरा अमल करेंगे। फरमाइए, आप क्या मालूम करना चाहते हैं? वो तुमसे आप पर आ गया। ये उस खुफिया नंबर का कमाल था। मैंने कहा, मैं सबसे पहले तो यहाँ के अमले को एक नज़र देकर ये तसल्ली करना चाहता हूँ कि हमारे सरकार के इतने हसास इदारे में कोई पाकिस्तानी जासूस तो छुपा हुआ नहीं है। दूसरे, मैं लॉन्चिंग पैड और मिसाइल फायरिंग को देखना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे साथ आइए। ब्रिगेडियर ने मुझे अपने साथ लिया और हम एक लिफ्ट में बैठ गए जो टीले के अंदर ज़मीन के नीचे 4 मंजिलों तक जाकर रुक गई। लिफ्ट से बाहर निकले तो क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा हॉल कमरा है। यहाँ दीवारों पर मुख्तलिफ डायल नस्ब हैं। 50-60 के करीब आदमी सफ़ेद लिबास पहने मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के आगे बैठे काम में लगे हुए हैं। ब्रिगेडियर को देखकर कोई अपनी जगह से ना उठा। सब अपने अपने काम में लगे रहे। मैं उनके चेहरों को गौर से देखता चला गया। पूरे हाल कमरे का चक्कर लगाने के बाद ब्रिगेडियर ने मुझसे पूछा, क्या आपने इन लोगों को अच्छी तरह से देख लिया है? मैंने कहा, सरसरी नज़र से देख लिया है। अब मैं लॉन्चिंग पैड देखना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर मुझे लंबे कोने वाले एक कमरे में ले गया। यहाँ एक काले रंग का कमजोर जिस्म वाला अधेड़ उम्र आदमी चश्मा लगाए बैठा एक नक्शा सामने खोले उसका मुआयना कर रहा था। उसके पीछे दीवार पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नक्शा लगा हुआ था। ब्रिगेडियर ने मेरा उससे तारुफ करवाते हुए कहा, मिस्टर घोष से मिलें, ये मिसाइल इंजीनियर हैं। ये आपको पृथ्वी मिसाइलों का लॉन्चिंग पैड दिखाएंगे। यहाँ से मैं बंगाली इंजीनियर मिस्टर घोष के साथ हो लिया। वो मुझे एक लिफ्ट के जरिए ज़मीन के मज़ीद 2 मंजिलें नीचे ले गया। यहाँ एक ऊंची छत वाली रोशन सुरंग बनी हुई थी। सुरंग की पत्थर की दीवारों पर रोशनियाँ जगमगा रही थीं और नीले और जर्द रंग के मोटे तार आगे पीछे फैले जा रहे थे। सुरंग में थोड़े थोड़े फासले पर फौजी सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे थे। सुरंग के आखिर में एक फुलादी दरवाज़ा था। दरवाजे के बाहर छोटा सा कैबन था। कैबन में एक फौजी खिड़की के पास बैठा था। मिस्टर घोष ने अपना शनाख्ती कार्ड मशीन में डालकर अपनी शनाख्त कराई और मेरे बारे में कहा, ये पृथ्वीराज चौहान के आदमी हैं। ये उनका कोई खास कोड वर्ड था। पृथ्वी मिसाइल का नाम भी एक लिहाज से पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखा गया था, जो हिंदू राजपूतों का हीरो गुजरा था और जिसको शहाबुद्दीन गौरी ने इबरतनाक शिकस्त दी थी। ये सुनकर कैबन के अंदर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने एक बटन दबाया। बटन के दबाने से फौलादी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ को दीवार के अंदर सिरकता चला गया। मैं मिस्टर घोष के साथ अंदर दाखिल हो गया। ये मिसाइल का लॉन्चिंग पैड था। ये गोल दीवारों वाला कमरा था। दीवार के साथ एक पैनल था जिस पर 10-12 डायल नस्ब थे। यहाँ सुर्ख नीली और जर्द बत्तियाँ रोशन थीं। एक दराज का आदमी सफ़ेद लिबास पहने हमारी तरफ बढ़ा। मिस्टर घोष ने उसका तारुफ करवाते हुए कहा, ये मिसाइल कंट्रोलर मिस्टर चक्रवर्ती हैं। मिस्टर चक्रवर्ती ने मुझे गौर से देखा, फिर बादल नखास्ता मुझसे हाथ मिलाया और मिस्टर घोष से मुखातिब होकर बोला, सर मुझे ब्रीफिंग नहीं दी गई। ये साहब यहाँ किस लिए आए हैं?
इतनी देर में कोने में दीवार के साथ लगे टेलीफोन की सुर्ख बत्ती जलने बुझने लगी। मिस्टर चक्रवर्ती मिसाइल कंट्रोलर ने लपक कर रिसीवर कान से लगाकर अंग्रेजी में अपना कोड वर्ड बताया। वो चंद सेकंड तक बातें करता रहा, फिर हमारे पास आकर मिस्टर घोष से कहने लगा, ब्रिगेडियर साहब ने मुझे फ़ोन पर ब्रीफ कर दिया है। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मेरे साथ आ जाए मिस्टर धर्मचंद जी। हम उस कमरे से निकलकर एक और कमरे में आ गए। ये उससे भी छोटा और गोल कमरा था। ये कमरा एक कुशादा कुएं की तरह था। उसके दरमियान में एक बहुत बड़ा मिसाइल नस्ब था। उस मिसाइल का रंग केसरी था, जो सूरज का रंग है और जो हिंदुओं में मुकद्दस समझा जाता है, क्योंकि ये लोग सूरज देवता की पुरस्तिश को अपना धर्म समझते हैं। मिसाइल के एक जानिब हिंदी और दूसरी जानिब अंग्रेजी में पृथ्वी के अल्फाज लिखे हुए थे। गोल दीवार पर एक जानिब मुख्तलिफ डायल लगे हुए थे। उनके दरमियान ज़रा ऊपर करके 3 बलोर के बड़े बटन लगे हुए थे। मिस्टर घोष ने मुझे बताया, इन तीनों बटनों का ताल्लुक मिसाइल के फायर करने से है। पहला बटन जर्द है, जिसके जलने पर अलर्ट का सिग्नल मिलेगा। दूसरा बटन सब्ज़ है, जिसके जलने पर हमें ऑर्डर है कि हम मिसाइल फायर करने वाले बटन पर अपनी उंगली रख दें। इसके बाद जब सुर्ख बटन जलेगा तो हम मिसाइल फायर कर देंगे। मैंने ज़ाहिरी तौर पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, और हमारे दुश्मन पाकिस्तान का एक शहर जलकर राख हो जाएगा। ये जुमला मैंने ऐसे अदा किया था जैसे कोई कड़वी गोली निगलता है। उस वक्त दिल में मैंने कहा कि ऐ काफरो, वो वक्त कभी नहीं आएगा। इससे पहले कि तुम सुर्ख बटन दबाओ, तुम्हारा ये मिसाइलों का अड्डा आग के धमाका खेज शोलों की नज़र हो चुका होगा। मैंने मिसाइल कंट्रोलर से पूछा, भगवान न करे ये मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर तो नहीं फटेगा। मिसाइल कंट्रोलर मिस्टर घोष मुस्कुराने लगा और बोला, ऐसा होना नामुमकिन है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो मुझे पृथ्वी मिसाइल के करीब ले गया। उस मिसाइल की गुलाई ज़मीन से कोई 4 फुट की ऊंचाई पर 1 मीटर लगा हुआ था। उस मीटर के आगे शीशा लगा था। शीशे में से मुझे सुर्ख रंग की एक हत्थी नज़र आ रही थी। ये हत्थी बैर को निकली हुई थी। मिस्टर घोष कहने लगा, ये हत्थी हमारे मिसाइल का सेफ्टी वाल्व है। इस वक्त ये हत्थी बैर को निकली हुई है। इसका मतलब है कि इस मिसाइल को अगर आग भी लगा दी जाए और ज़मीन पर लिटाकर हथौड़ों से भी कूटा जाए तब भी ये मिसाइल नहीं चलेगा। लेकिन जब इसकी सेफ्टी वाल्व वाली हत्थी अंदर को दबा दी जाएगी तो ये सिर्फ एक सुर्ख बटन दबाने से फायर हो जाएगा। चुनाचे हंगामी सूरत हाल में पहला जर्द सिग्नल मिलने पर हम इसकी हत्थी को अंदर कर देंगे ताकि इसका सेफ्टी सिस्टम ख़त्म हो जाए और ये बटन दबाने से दुश्मन के टारगेट पर फायर किया जा सके। मैंने मिस्टर घोष से सवाल किया, अगर फ़र्ज़ कर लें कि दुश्मन का कोई जासूस यहाँ घुसकर ये सेफ्टी हत्थी निकाल कर ले जाता है तो क्या इस सूरत में ये मिसाइल बेकार नहीं हो जाएगा? इस पर मिसाइल कंट्रोलर ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है, मिसाइल बेकार नहीं होगा। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि मिसाइल फायर करने आधे घंटे की देर लग जाएगी, क्योंकि इसकी वर्किंग सिस्टम को ऑन करने में आधा घंटा ज़रूर लग जाएगा। मैंने ये सारी तफसीलात अपने जहन में बिठा लीं। मेरे जहन में फौरी तौर पर इन मिसाइलों को तबाह करने का कोई मंसूबा नहीं था, लेकिन मैं इस मंसूबे पर किसी वक्त अमल करने की स्कीम तैयार कर सकता था, क्योंकि ये मिसाइल मेरे वतन के शहरों को तबाह करने के लिए लगाया गया था और इसको तबाह करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इसके बाद मैंने उससे जोशीले अंदाज में पूछा, अभी हमने कितने मिसाइल तैयार कर रखे हैं? मैं चाहता हूं कि भारत माता के आदर्श को फिर से जिंदा करूं और पाकिस्तान के कम से कम सारे शहरों को एक ही हमले में तबाह कर दिया जाए। मिस्टर घोष मुझे साथ लेकर लॉन्चिंग पैड से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया और कहने लगा, अभी हमने सिर्फ ये एक ही मिसाइल तैयार किया है। इस पर बड़ी रकम खर्च होती है। हमारी सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारी योजना है कि हम आने वाले साल में इस किस्म के 3 मिसाइल और तैयार कर लेंगे ताकि पाकिस्तान के 4 शहरों को एक ही वक्त में निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाए। इन 4 शहरों की तबाही के बाद पाकिस्तान घुटने टेक देगा। मैंने अपने दिल में मिस्टर घोष को गाली देते हुए कहा, तुम्हारा ये मनहूस ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और इसमें कोई शक भी नहीं था कि पाकिस्तान अपने दुश्मन के जारहाना अज़ाइम से गाफिल नहीं था। इसका एक मामूली सा मगर बड़ा जामे सबूत ये था कि अभी भारत ने एक ही मिसाइल तैयार किया था और इसको तबाह करने वाला एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस मिसाइल के पास खड़ा था और ख़ुद भारतीय मिसाइल कंट्रोलर उससे मिसाइल की तफसीलात बयान कर रहा था। चक्रवर्ती जो मिसाइल कंट्रोलर था, उसकी ड्यूटी दिन के वक्त मिसाइल रूम में 8 घंटे तक होती थी। 15 दिन वो दिन की ड्यूटी देता था और 15 दिन रात की ड्यूटी पर होता था। मैंने इस दराज कद मुनहनी जिस्म वाले बंगाली को अपने टारगेट के तौर पर मुंतखब कर लिया। कुछ देर बाद मैं ब्रिगेडियर के कमरे में उसके सामने बैठा कॉफ़ी पी रहा था। जब उसने मुझसे मिसाइल सेंटर के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पूछा तो मैंने हिंदू बनकर बड़े जोश के साथ कहा, ब्रिगेडियर साहब, अब मुझे यकीन आ गया है कि हम भारत माता के टूटे हुए बाजू को फिर से जोड़ सकेंगे और बहुत जल्द हमारा पूरे पाकिस्तान पर कब्जा हो जाएगा। जहाँ तक मिसाइल के सिक्योरिटी सिस्टम का ताल्लुक है, उससे मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ और मैं कल ही आप लोगों के बारे में बड़ी अच्छी रिपोर्ट लिखकर दिल्ली सेक्रेटेरिएट रवाना कर रहा हूँ। ब्रिगेडियर बड़ा खुश हुआ और बिस्कुटों की प्लेट मेरे आगे करते हुए बोला, ये बिस्किट भी लीजिए, मेरा एक दोस्त ये हॉलैंड से लाया था। मैंने ब्रिगेडियर से कहा, अभी तो मुझे मिसाइल सेंटर के अमले के किसी आदमी पर कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा मुझे डिफेंस इंटेलिजेंस और आपकी बड़ी हाई कमांड के हुक्म के मुताबिक इन लोगों की कड़ी निगरानी करनी होगी।
इसके लिए हो सकता है मुझे कभी दिन के वक्त और कभी रात के वक्त अचानक मिसाइल सेंटर में आना पड़े। चुनांचे आप ऐसा इंतज़ाम कर दीजिए कि मुझे हर बार सिक्योरिटी सिस्टम के चक्कर में ना आना पड़े, क्योंकि किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी हो सकती है, जिसके लिए मेरा फ़ौरन मिसाइल सेंटर पहुंचना ज़रूरी होगा। ब्रिगेडियर श्यामा प्रसाद सिगरेट पी रहा था और कहने लगा, नो प्रॉब्लम सर, आप तो हमारी सेंट्रल सीक्रेट सर्विस के अहम तरीन ऑफिसर हैं। मैं आपको एक कोड वर्ड लिख के देता हूँ, उसे याद भी कर लें। आपको ये कोड वर्ड बोलकर और दिखाकर जिस वक्त चाहे, खा रात हो या दिन, मिसाइल सेंटर में दाखिल हो सकेंगे। ये एक तरह से इंतहाई खुफिया पासवर्ड है। ब्रिगेडियर ने मुझे ये पासवर्ड कागज़ पर लिखकर मेरे सामने रख दिया। उस पर हिंदी में ये लफ्ज़ लिखे थे, कालिदास की शकुंतला आई है। मैं उसे पढ़कर हंस दिया। ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ा रोमांटिक कोड वर्ड रखा है, कोई दूसरा कोड वर्ड आपको नहीं मिला? ब्रिगेडियर सिगरेट की राख को एक्सट्रे में गिराते हुए बोला, पासवर्ड हमेशा ऐसा होता है जो बहुत कम किसी के दिमाग में आ सके। मसलन हम रखने को जय काली माता और जय बजरंग बली को भी पासवर्ड के तौर पर रख सकते थे, लेकिन ये ऐसे अल्फाज हैं जो हमारे भारतवर्ष में तकरीबन हर तीसरे हिंदू की ज़ुबान पर होते हैं। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। मैंने कॉफ़ी का घूंट भरकर प्याली प्लेट में रखते हुए कहा, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन एहतियात के तौर पर आपको पासवर्ड कुछ अरसे के बाद बदल देना चाहिए। ब्रिगेडियर कहने लगा, आप सेंट्रल इंटेलिजेंस के तजर्बाकार अफसर हैं, यह बात आपके जहन में ही आ सकती थी। हम हर 3 माह बाद पासवर्ड बदल देते हैं। वेरी गुड, मैंने खुश होकर कहा। मैं मज़ीद कुछ देर ब्रिगेडियर के पास बैठा इंडियन आर्मी की फ़ौजी तैयारियों की तारीफ़ करता रहा और दिल पर पत्थर रखकर कुछ बातें पाकिस्तान के खिलाफ भी कहीं। ये मेरे मंसूबे का हिस्सा था। मैं आपको बता दूं कि मैंने उसी वक्त इस मिसाइल को उसके सारे साजो सामान और अमले समेत तबाह करने का फ़ैसला कर लिया था। यह मंसूबा इतना आसान नहीं था। मिसाइल को मैं बड़ी आसानी से तबाह कर सकता था, लेकिन मेरा असल मंसूबा यह था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी मिसाइल सेंटर की तबाही का मुझ पर शक न पड़े। इससे पहले मैं 2 बार कश्मीरी मुजाहिदीन को पुलिस के चुंगल से फरार करवा चुका था। अब मैं बड़ी होशियारी से और बड़ी अक्लमंदी से बाकायदा स्कीम बनाकर इस मंसूबे पर अमल करना चाहता था, जिसका मेरे जहन में एक खाका तैयार हो चुका था। मैं ब्रिगेडियर से इजाज़त लेकर मिसाइल सेंटर से बहरा कर दूर खड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठा और जलंधर सिटी पुलिस के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। हेडक्वार्टर में आते ही मैंने एसपी मेहता से कहा, पृथ्वी मिसाइल को देखकर जी खुश हो गया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान बहुत जल्द अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा। एसपी मेहता खुश होकर बोला, महाराज जी, हम लोगों ने तो पाकिस्तान को ख़त्म करने का शुरू ही से फैसला कर रखा है, बल्कि इस फैसले पर अमल भी कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी तो चाणक्य जी की पॉलिसी है कि ऊपर ऊपर से शांति की बातें करो, डेमोक्रेसी की बातें करो और अंदर अंदर पाकिस्तान की जड़ें काटते चले जाओ, और हमारे पृथ्वी मिसाइल तो पाकिस्तान को एक ही वार में ख़त्म कर देंगे। जय हिंद, मैंने जोश में आकर कहा। एसपी मेहता बोला, महाराज जी, अब लंच का भोजन मेरे साथ होगा। हम आदर्श रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। आप वैष्णो हैं, मुझे मालूम है। आदर्श रेस्टोरेंट में जो सब्जियां तरकारियां बनती हैं, जलंधर क्या सारे पंजाब में कहीं नहीं बनती। मैंने कहा, पहले मुझे बम्बई बाल ठाकरे जी को एक ज़रूरी फ़ोन करना है, उसके बाद आपसे बात होगी। एसपी मेहता ने कदरे फिक्रमंद होकर पूछा, महाराज जी, खैर खैरियत तो है ना? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ठाकरे जी से अपनी एक बात करनी है। साथ वाले छोटे कमरे में 3-4 टेलीफोन पड़े थे। मैंने उस कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया और बाल ठाकरे ने मुझे जो खुफिया नंबर बताया था, बम्बई शहर का कोड मिलाकर वो नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। मैंने अपने सीक्रेट मिशन पर अमल करना शुरू कर दिया था। हमारे असली दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर कारी ज़रब लगाने के वास्ते अपना मिसाइल तैयार करके लगा दिया था। मैं इस मिसाइल को सबसे पहले तबाह करना चाहता था। थोड़ी देर घंटी बजती रही, फिर किसी ने रिसीवर उठाकर कहा, कौन है? ये बाल ठाकरे का अंदाज और उसी की आवाज़ थी। वो फ़ोन सुनते वक्त कभी हेलो नहीं कहता था, बल्कि यही कहता था, कौन है? ये भी उसकी रऊनत की एक मिसाल थी। मैंने कहा, सेनापति जी, मैं हूँ आपका सेवक धर्मचंद। बाल ठाकरे ने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा, हाँ धर्मचंद, कहो क्या बात है? मैं ये सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के तहत कर रहा था। मैं अपनी स्कीम के पहले मरहले में इंतहाई सियासतकारी और चालाकी से काम लेते हुए दाखिल हुआ था। मैंने डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ सुरिंदर कोहली को बीच में से निकालकर एक तरफ रख दिया था और बराह रास्त बाल ठाकरे से बात करने का फैसला किया था। मैंने इंतहाई खुशामदाना लेकिन बड़े जिम्मेदाराना अंदाज में कहा, सेनापति जी, मैं आज जलंधर के पास जोगीवाल वाले पृथ्वी मिसाइल सेंटर में गया था। बाल ठाकरे ने पूछा, फिर क्या हुआ? वहाँ सब ठीक है ना? मैंने कहा, सर वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मिसाइल सेंटर के स्टाफ से मिलने के बाद मुझे एक आदमी की नकलो हरकत पर कुछ शक सा पड़ा है। किस किस्म का शक? खुलकर बात करो, बाल ठाकरे ने तहकमाना लहजे में कहा। मैंने फ़ौरन कहा, सेनापति जी, बाकी का सारा स्टाफ बिल्कुल ठीक है और उनमें देशभक्ति का जज्बा भी है, लेकिन एक आदमी पर मुझे शुबा है कि वो पाकिस्तान का एजेंट है। ये सुनकर बाल ठाकरे का पारा एकदम चढ़ गया।
मुझे झिड़कते हुए बोला, तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कराया? हमारे इतने इंपॉर्टेंट और डिफेंस के इतने सीक्रेट मिसाइल सेंटर में पाकिस्तान का एजेंट मौजूद है, मैं तो उन सबको डिसमिस करा दूंगा। मुझे उसका नाम बताओ, कौन है वो? मैंने बड़े एतमाद से कहा, सर उसका नाम मिस्टर चक्रवर्ती है और वो मिसाइल कंट्रोलर है। बाल ठाकरे ने गरज कर कहा, मैं उसको अभी गिरफ्तार करवाता हूँ। मैं हॉटलाइन पर प्रधानमंत्री से बात करता हूँ। मैंने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए कहा, सर भगवान के लिए ऐसा न करें। पहली बात तो यह है कि मुझे उस पर सिर्फ हल्का सा शक ही पड़ा है। मैं उसके पीछे लग गया हूँ। पहले मुझे पूरा खोई लगा लेने दीजिए। अगर मुझे यकीन हो गया कि उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है तो फिर मैं उसकी 24 घंटे निगरानी करके ये मालूम करने की कोशिश करूँगा कि उसके दूसरे साथी और पाकिस्तानी एजेंट कहाँ कहाँ पर हैं। अगर हम इस वक्त चक्रवर्ती को पकड़ें तो उसका पहला नतीजा ये निकलेगा कि उसके साथी पाकिस्तानी एजेंट फौरन रुपोश हो जाएंगे। और अगर पुलिस की पूछताछ के दौरान टॉर्चर से मिस्टर चक्रवर्ती ने पाकिस्तानी एजेंटों के नाम बता भी दिए तो हम उन्हें गिरफ्तार न कर सकेंगे, क्योंकि वो तो मिस्टर चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का सुनते ही फरार हो चुके होंगे। सेनापति जी, हमें बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं मिस्टर चक्रवर्ती की निगरानी करूं, उसे निगाहों में रखूं, वो जहां जहां जाता है जिस जिसको मिलता है उसकी खबर रखूं और ये सारी रिपोर्टें आपको भेजता रहूं। मुझे यकीन है कि इस दौरान अगर ये साबित हो गया कि मिस्टर चक्रवर्ती पाकिस्तानी एजेंट है तो फिर यकीन करें चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से पहले मैं उसके साथी पाकिस्तानी जासूसों को हथकड़ियाँ लगवा चुका हूँगा।